हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। और आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज के 22nd डे की शुरुआत। अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे से जुड़ रहा है तो जानना चाहेगा कि मिरेकल सीरीज आखिर में क्या है। तो मिरेकल सीरीज में हम क्लास 12th की जो फिजिक्स है वो कंप्लीट करने वाले हैं 60 डेज के अंदर। इसका मतलब हम टॉपिक्स स्किप करने वाले नहीं हैं। इसका मतलब हम कम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने वाले। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं आपको जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि क्लास 12th की फिजिक्स केवल और केवल 60 दिन की डेडिकेटेड मेहनत डिमांड करती है। तो अगर आपने ये 60 दिन मेरे साथ इस मिरेकल सीरीज़ के अंदर जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि इस सीरीज़ का नाम मिरेकल सीरीज़ क्यों रखा गया है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो जो था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी। फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। एंड देन वी विल टॉक अबाउट गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो आज का वीडियो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, भले वो बोर्ड का एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हमारी सीरीज का टारगेट क्या है? हमारी सीरीज का टारगेट है फियर ऑफ फिजिक्स को रिमूव करना। तो कोई एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज नहीं है। बेसिकली आपका जो रूट कॉज है वो है फियर ऑफ फिजिक्स। तो अगले 60 दिनों के मुझे अंदर इस फियर ऑफ फिजिक्स को दूर करना है। और एक बार वो दूर हो गया तो फिर आप बोर्ड्स भी फोड़ दोगे, नीट भी फोड़ दोगे और जेईई मेन का एग्जाम भी फोड़ दोगे। फिर कोई भी बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। तो आपको किस एग्जाम के लिए इस सीरीज को यूज करना है दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। मेरा काम है अगले 60 दिन के अंदर ये एहसास दिलाना आपको कि फिजिक्स आसान है, फिजिक्स से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, राइट। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था माइकल फेराडे। उनकी फॉर्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं थी। वो असिस्टेंट थे एक फेमस साइंटिस्ट के, हम्फ्री डेवी करके, अगर आपने कभी नाम सुना हो। तो ये बेसिकली उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ भी थी क्योंकि उनका कोई फॉर्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था। तो वो मैथ्स बिल्कुल भी नहीं जानते थे। तो जब आदमी को मैथ्स नहीं आती तो वो अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करता है मैथ्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, है ना। तो उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो इस क्वेश्चन से जूझ रहे थे जिसको हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे दो चार्जेस एक दूसरे से डिस्टेंस पर होते हुए भी एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, तो अब उनको मैथ्स तो आती नहीं थी। तो बेसिकली वो अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करते थे कि यार दोनों चार्जेस से ना ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही है और बेसिकली वो फील्ड लाइंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे को आइदर रिपेल कर रही है, आपस में एक दूसरे से मर्ज हो रही है। तो ऐसी कुछ इमेजिनेशन उनके दिमाग में चला करती थी और उन्होंने इस कंसेप्ट को डेवलप किया था फर्स्ट टाइम, जिसको हम फील्ड लाइंस के नाम से जानते हैं। फिर बाद में जाके हमें पता चला कि यार ये कंसेप्ट बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल है एंड इट इज़ वेरी इंट्यूटिव। हम जब भी कभी फील्ड के बारे में सोचते हैं दिमाग के अंदर तो बेसिकली हमारा दिमाग इन फील्ड लाइंस की टर्म्स में ही सोचता है एंड इट मेक्स इट वेरी मच सिंपल। अगर आप इसके पीछे की मैथ्स के अंदर जाओगे तो इट माइट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट कम से कम अगर आपको फील्ड को विजुअलाइज करना है तो फील्ड लाइंस वाला जो तरीका है वो बहुत ही आसान बना देता है इस काम को। तो हम आज तक माइकल फेराडे के उस मेथड को यूज़ करते चले आ रहे हैं। इनफैक्ट अब ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन चुका है। सो फील्ड लाइंस इज नथिंग बट अ वे टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ सम कंटिन्यूअस कर्व्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे मान लो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज से हमें ऐसा लगता है कि फील्ड लाइंस जैसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर बाहर निकल रही है। ठीक है भाई, असली में तो हमें फील्ड दिखाई नहीं देती, बट हमें इस चार्ज की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है अदर चार्ज को जब आप इसके पास में रखते हो तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बाहर की तरफ धकेल रहा है। जो दूसरा वाला चार्ज हमने रखा है उसको कोई बाहर की तरफ धकेल रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो हमें लगता है कि यार इसके अंदर फील्ड लाइंस जो है वो किस तरीके से एंटर कर रही होगी, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एंटर कर रही होगी। तो ये देखो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मैंने बताई। अगर आप एक डायपोल की बात करते हो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ पे रखोगे तो आपको ये इस डायरेक्शन के अंदर जाता हुआ नजर आएगा।
यहाँ पर रखोगे तो इस डायरेक्शन के अंदर जाता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर रखोगे तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता हुआ, यहाँ पर रखोगे तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता हुआ आएगा। तो इन सबको जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसे ही कंटिन्यूस कर्व मिलेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर रखोगे इधर की तरफ, यहाँ पर रखोगे इधर की तरफ, यहाँ पर रखोगे इधर की तरफ, तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज को आप रख लो और उसके पाथ को आप ट्रेस करते चले जाओ, आपको अपने आप ही क्या मिल जाएगी, एक फील्ड लाइन मिल जाएगी। तो डायपोल की वजह से जो फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज के अंदर मर्ज हो जाती है। पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव के अंदर मर्ज, पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव के अंदर मर्ज, पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव के अंदर मर्ज। देखो ये पॉजिटिव से बाहर निकल रही है और फिर ऐसे बहुत लंबा राउंड लेके ऐसे नेगेटिव के अंदर मर्ज हो जा रही है। तो ऐसे हम बहुत सारी फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ पर शो कर सकते हैं। सो इट इज नथिंग बट एन इंट्यूटिव वे टू विजुअलाइज फील्ड। ठीक है, अगर मैं एक चार्ज आपके सामने रख दूं तो उस चार्ज की वजह से आपको असल में ये लाइंस बाहर निकलते हुए नहीं दिखाई देगी। इनफैक्ट आपको चार्ज के आसपास कुछ भी पता नहीं चलेगा, कब तक, जब तक आपको दूसरा चार्ज लाके नहीं रख देते। बट जैसे दूसरा चार्ज लाके रखोगे और अगर मान लो रखा जाने वाला चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के जरिए डिफाइन करते हैं, तो फिर वो आपको तुरंत किसी एक डायरेक्शन के अंदर मूव करता हुआ दिखाई देगा। और अगर आप उसी डायरेक्शन को ट्रेस करते चले जाओगे तो आपको फील्ड लाइंस जो है वो दिखने लग जाएंगी। तो फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को विजुअलाइज करने का एक बहुत ही पावरफुल मेथड है। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके दो पॉजिटिव चार्ज है, ये +5 कूलम है और ये +5 कूलम है। अब आपको पता है कि दो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब देखो फील्ड लाइंस की टर्म्स में आपको ये सिनेरियो कैसा नजर आएगा। तो बेसिकली इससे खूब सारी फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, है ना, इससे भी खूब सारी फील्ड लाइंस निकल रही होगी जो दूसरा वाला चार्ज है, देखो दो बहुत सारी। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। ऐसा लग रहा है कि आप इन फील्ड लाइंस जैसे जैसे चार्जेस को पास में ला रहे हो वैसे वैसे फील्ड लाइंस जो है वो और ज़्यादा इस तरीके से डाइवर्ज होती चली जा रही है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर आपको कभी भी कोई फील्ड लाइन नहीं मिलेगी, कोई फील्ड लाइन नहीं मिलेगी। इसका मतलब है यहाँ पर आप किसी चार्ज को रखोगे तो उसके ऊपर कभी भी कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो एग्जैक्टली जो ये मिडिल पॉइंट है क्या कहलाएगा, न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। इन दोनों चार्जेस के जस्ट बीच में, इन दोनों की ज्वाइन करने वाली लाइन पे मिडिल पॉइंट पे अगर आप किसी चार्ज को रख दोगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर जितना रिपल्शन ये लगाएगा उतना का उतना रिपल्शन ये लगाएगा, ओवरऑल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। सो इफ देयर विल बी नो फोर्स देयर शुड नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। सो वैसे ही हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही दिखाई दे रहा है। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइंस निकलती है, बट जब दो पॉजिटिव चार्ज को आप पास पास रख देते हो तो वो जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइंस निकल रही है वो एक दूसरे को रिपेल करने लगती है और एक पॉइंट के आसपास आप देखोगे तो वो डाइवर्ज होने लगती है। ठीक है, और वो जो पॉइंट जहाँ पर ये डाइवर्जन हो रहा है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। अगर आपके दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं और दोनों सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर मिलेगा। और अगर आपका एक चार्ज बड़ा है एक चार्ज छोटा है तो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो स्लाइटली किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, छोटे वाले चार्ज की तरफ हो जाता है, क्योंकि बड़ा वाला जो चार्ज है उससे पावरफुल फील्ड लाइंस निकल रही होंगी तो वो डोमिनेट करेगी आपके छोटे वाले चार्ज की फील्ड लाइंस को। दोनों के बीच में लड़ाई होगी, दोनों डाइवर्ज होंगी, बट वो जो डाइवर्जन हो रहा होगा वो हल्का सा 10 कूलम चार्ज से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा, 5 कूलम से थोड़ी सी कम डिस्टेंस पर होगा। तो मैथ्स हमारे पास में ऑलरेडी है, हमने तो मैथ्स पढ़ रखी है, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, हमने तो न्यूट्रल पॉइंट भी निकाला है। ठीक है ना, हमें तो डिस्टेंस के बारे में भी पता है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, हमने सवाल भी किए हुए हैं। बट आप माइकल फेराडे के बारे में इमेजिन करो, उनको ये सब कुछ नहीं पता था, तो वो इसी की टर्म्स में सोचा करते थे और वो एग्जैक्टली सही आंसर दिया करते थे कि कहाँ पर किसी चार्ज को रखा जाने पर उसके ऊपर फोर्स 0 लगेगा। तो इतना पावरफुल है ये मेथड, आपको कोई मैथ्स की जरूरत नहीं है। आप अगर प्रॉपरली फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे तो यू कैन फिगर इट आउट कि हाँ यार हमारा न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो 10 कूलम से थोड़ा दूर और 5 कूलम के थोड़ा पास में होगा। बड़ा ऑब्वियस है ना, 10 कूलम वाला ज़्यादा पावरफुल, 5 कूलम वाला थोड़ा सा कमजोर, तो ऑब्वियसली जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो डोमिनेट कर जाएगा, 10 कूलम वाले से थोड़ा दूर चला जाएगा। ठीक है ना, अगर एक चार्ज नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है, आप बोलोगे सर ऐसा तो डाइपोल में भी होता था, बट डाइपोल में दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता था। यहाँ पर
एक छोटा है और एक बड़ा चार्ज है, तो साइन भी अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, तो अगेन आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, बट अब की बार न्यूट्रल पॉइंट आपको इन दोनों के बीच में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बीच में तो किसी भी पॉइंट पर ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो कभी भी फोर्सेस अपोजिट होंगे ही नहीं, और फोर्सेस अपोजिट नहीं होंगे तो कभी भी न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेगा ही नहीं। तो इस केस में आपको न्यूट्रल पॉइंट मिलता है बाहर की तरफ। जैसे मान लो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये वाला छोटा चार्ज है, तो इसकी वजह से जो अट्रैक्शन लग रहा है ये वाला बड़ा चार्ज है, बट क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स लगभग बराबर हो जाएगा और आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। तो ये तो मैथमेटिकल वाला तरीका हो गया। और अगर आप फील्ड लाइन की टर्म्स में सोचोगे तो क्या होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इस -5 कूलाम पर जितनी भी फील्ड लाइंस आने वाली थी ऐसे, ठीक है, उन सबको कौन अट्रैक्ट करके ले गया, उन सबको ये +10 कूलाम वाला चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करके ले गया। तो इससे निकलने वाली थी फील्ड लाइन ऐसे, ठीक है, बट इसकी प्रेजेंस की वजह से ये फील्ड लाइन क्या हो गई, ऐसे मुड़ी और किसके अंदर जाके मर्ज हो गई, 10 कूलाम के अंदर। इससे फील्ड लाइन निकलने वाली थी ऐसे, बट इसकी वजह से क्या हुआ, ये मुड़ी यहाँ से और किसके अंदर जाके बैठ गई, इसके अंदर जाके बैठ गई। तो यहाँ से जितनी भी फील्ड लाइंस निकलने वाली थी, निकलने वाली नहीं, एंटर करने वाली थी, मैं उल्टा बना रहा हूँ, एंटर करने वाली थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितनी भी फील्ड लाइन, जैसे यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे एंटर करने वाली थी, ठीक है, बट ये इधर की तरफ से आने की बजाय इस तरीके से मुड़ जाएगी और अब की बार 10 कूलाम की तरफ जाके इस तरीके से। तो ये दो चार्जेस हैं, है ना, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो आपको जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वो कभी भी बीच में नहीं मिलेगा, बाहर की तरफ मिलेगा, उस चार्ज की तरफ मिलेगा जो छोटा है, ठीक है। तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि न्यूट्रल पॉइंट इधर है तो पक्का ये वाला चार्ज छोटा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं कि आपको डायग्राम दे दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, तो बताओ Q1 और Q2 ये दोनों पॉजिटिव होंगे, Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और Q1 और Q2 में से Q1 छोटा होगा Q2 बड़ा होगा। ऐसे ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं और उन ऑप्शंस में से आपको राइट टिक करना होता है। तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि अगर आपका न्यूट्रल पॉइंट बाहर की तरफ है, इसका मतलब पक्का दोनों चार्जेस सेम साइन वाले नहीं है, एक का साइन पॉजिटिव है एक का साइन नेगेटिव है। अगर न्यूट्रल पॉइंट बीच में है दोनों के, तो पक्का दोनों चार्जेस सेम साइन वाले हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों नेगेटिव है। फिर अगर दोनों चार्जेस इक्वल हैं तो आपका न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल मिडिल में होगा। अगर दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट साइन अपोजिट है, मतलब डायपोल, तो आपको कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, पकड़ो इनको। अगर दोनों चार्जेस इक्वल नहीं हैं, एक बड़ा है एक छोटा है और दोनों का साइन भी अपोजिट है, तो फिर आपको न्यूट्रल पॉइंट बाहर की तरफ मिलेगा और उस चार्ज की तरफ मिलेगा जो छोटा है। सिमिलरली अगर दोनों चार्जेस सेम साइन वाले हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो न्यूट्रल पॉइंट आपको उस चार्ज के करीब मिलता है जो चार्ज छोटा होता है। तो ये छोटे 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 पॉइंट्स में जो आपको बता रहा हूँ, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इनको हथियारों की तरह तैयार रखना है, ठीक है। तो एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ मैं। अगर दोनों चार्जेस सेम साइन वाले हैं और सेम मैग्नीट्यूड वाले हैं तो न्यूट्रल पॉइंट जस्ट बीच में होगा। अगर दोनों चार्जेस सेम साइन वाले हैं बट एक बड़ा है एक छोटा है, तो न्यूट्रल पॉइंट आपका छोटे वाले चार्ज की तरफ मिलेगा। अगर दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड वाले हैं बट अपोजिट साइन वाले हैं, मतलब डायपोल, तो आपका न्यूट्रल पॉइंट कहीं भी नहीं मिलेगा। और अगर दोनों चार्जेस जो है वो अपोजिट साइन वाले हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, साथ ही साथ में दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है, एक ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला है और एक कम मैग्नीट्यूड वाला है, तो फिर आपका न्यूट्रल पॉइंट आपको बाहर की तरफ मिलेगा और उस चार्ज की तरफ मिलेगा जो कि छोटा है ना। ऐसे मत करना कि पॉजिटिव की तरफ मिलेगा नेगेटिव की मिलेगा, उस तरफ मिलेगा जिधर का चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है। तो ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको आपको अच्छे से बार बार सुनना है, ठीक है ना। लिख लेना, मैंने लिखे नहीं है, ये पॉइंट्स आप लिख लेना, ठीक है ना, बड़े काम के पॉइंट्स हैं। तो अब ये जो फील्ड लाइंस हमने बनाई और हमने न्यूट्रल पॉइंट वगैरह के बारे में बात करी, तो हमें 2-3 चीज़ें दिखाई देने लग गई। पहली चीज़ तो हमें दिखाई देने लग गई कि हम फील्ड लाइन से कुछ चीज़ें
केवल और केवल फील्ड लाइंस को देख के ही पता लगा सकते हैं, जैसे न्यूट्रल पॉइंट के बारे में मैंने बताया, ठीक है ना। तो ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम केवल और केवल फील्ड लाइंस को देख के पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, है ना, फील्ड लाइन लो, उसका कोई भी पॉइंट उठा लो, वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, सो दैट विल ऑलवेज गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे कोई पूछे कि बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। कोई पूछे यहाँ पर किधर होगी, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। कोई यहाँ पर पूछे किधर होगी, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। कोई पूछे यहाँ पर किधर होगी, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो फील्ड लाइन के उस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, आपको पता पड़ जाएगा कि फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमें क्या पता चलेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसिटी नियर बाय अ पॉइंट विल टेल अस अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेंसिटी का मतलब हो गया कि जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हो उस पॉइंट के आसपास फील्ड लाइंस पास पास में है या फिर दूर दूर है। अगर बहुत पास पास में है मतलब ज़्यादा डेंसिटी वाली फील्ड लाइन है, और अगर दूर दूर है तो कम डेंसिटी वाली फील्ड लाइन है। ज़्यादा डेंसिटी वाली फील्ड लाइन से इसका मतलब उस पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, और कम डेंसिटी वाली फील्ड लाइन से इसका मतलब उस पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम है। तो ये चीज़ें हम डायरेक्ट फील्ड लाइन को देख के पता लगा सकते हैं। जैसे कोई आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, तो आप देखोगे यहाँ पर कि जो पॉइंट ए है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो दूर दूर है। देखो कितना ज़्यादा गैप है, ठीक है, बहुत दूर दूर है। और बी के आसपास देखोगे तो फील्ड लाइंस जो है वो बहुत पास पास में है ना। यानी कि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, और यहाँ पर डेंसिटी जो है वो कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जो है वो ज़्यादा हो जानी चाहिए इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, क्योंकि बी के आसपास फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद ए के आसपास। तो ये भी चीज़ हम डायरेक्ट फील्ड लाइंस को देख के पता लगा सकते हैं, ठीक है। और देखो और क्या क्या पता लगा सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे फील्ड लाइंस के बारे में जो कि फील्ड लाइंस हमेशा शो करती है। मतलब ये जो बिहेवियर हम डिस्कस करने वाले हैं ये हमेशा फील्ड लाइंस शो करती है, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बिहेवियर से फील्ड लाइंस और फील्ड लाइन से बिहेवियर के बारे में बात कर सकते हो। तो सबसे पहला वाला पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, दे नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। कभी भी दो फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करोगे तो वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हुए आपको नज़र नहीं आएगी। कारण अभी अभी हमने बोला था कि फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो वो नेट फील्ड की डायरेक्शन आपको बताता है। तो सपोज करो आपकी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करवा दिया आपने, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पर दो अलग अलग टेंजेंट्स होगी, है ना। तो ऐसा कुछ सिनेरियो अगर मान लो बना दो आप, तो एक फील्ड लाइन इधर जा रही है और एक फील्ड लाइन जो है वो इधर जा रही है। तो आप ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर पहली वाली फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, और दूसरी वाली फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक ही डायरेक्शन के अंदर हो सकती है। सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हुए नजर नहीं आती। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। व्हाई? बिकॉज इफ दे वुड then that would indicate two different directions of electric field at a single point and which is not possible। तो ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर हम स्टैटिक चार्जेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करें, अगर हम स्टैटिक चार्जेस से निकलने वाली फील्ड लाइंस के बारे में बात करें तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज उनके सोर्स, उनके ओरिजिन की तरह वर्क करता है, और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है, मतलब नेगेटिव चार्ज उनके सिंक, मतलब जहाँ पर वो सारी की सारी फील्ड लाइन सिमट जाती है, ऐसे पॉइंट की तरह बिहेव करता है। तो अभी हमने डायपोल के लिए जब फील्ड लाइंस बनाई थी वहाँ पर आपने एग्जैक्टली यही चीज़ देखी थी। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही थी और नेगेटिव के अंदर फील्ड लाइंस वापस से सिमट रही थी, वापस से कन्वर्ज हो रही थी, ठीक है। तो कम से कम स्टैटिक चार्जेस से निकलने वाली फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके का बिहेवियर शो करती है।
सिमिलरली स्टैटिक चार्जेस से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दे विल नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, कभी भी वो क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाएगी, बिकॉज दैट वुड वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना कि मान लो आपने कहा कि स्टैटिक चार्जेस से निकलने वाली फील्ड लाइन जो है वो इस तरीके का ऐसा क्लोज लूप है ना, ऐसा क्लोज लूप बना रही हो। अब इससे क्या होगा, आपने बोला कि सर हम अगर इसके ऊपर और ऐसा क्लोज लूप बना रही है, ठीक है ना, इस तरीके का, तो आपने क्या करा, इसके ऊपर एक चार्ज रख दिया, मान लो इसके ऊपर आपने पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप पता लगा सकते हो कि फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, है ना, और फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी तो इसके ऊपर फोर्स भी इधर लगेगा। फिर इस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेट होगा, ये यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर इसके ऊपर फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, फिर से फोर्स लगेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, फिर से फोर्स लगेगा। तो आप देखोगे कि जो चार्ज आप यहाँ पर रख रहे हो इस फील्ड लाइन के ऊपर, उसके ऊपर हमेशा फोर्स लग रहा है। अब हमेशा फोर्स लग रहा है इसका मतलब वो हमेशा एक्सेलरेट हो रहा है, और हमेशा एक्सेलरेट हो रहा है इसका मतलब उसकी वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। आप सोचो ना, ये चार्ज तो हमेशा घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, और हर राउंड के अंदर इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। तो ये तो एक तरीके से आपने एनर्जी पैदा करने की मशीन बना दी, और आपको पता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी क्लोज्ड लूप की फॉर्म में नहीं हो सकती, खासकर स्टैटिक चार्जेस के बारे में बात करें तो। अगर आप वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ना केवल चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अगर उस सिनेरियो को छोड़ दिया जाए, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करी जाए, तो स्टैटिक चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करती, क्योंकि अगर उन्होंने क्लोज लूप फॉर्म कर लिया तो आप उसका फायदा उठा के किसी चार्ज को इनफाइनाइट एनर्जी तक एक्सेलरेट कर सकते हो, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, एंड दैट विल डेफिनेटली नॉट बी पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो अभी तक कर चुके होते हम, राइट। सो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो चार्ज विल एक्सेलरेट forever which is not possible. So again it's a very good point about electric field lines, right? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ कंडक्टिंग सरफेस। अब इसको अभी आपको एज अ फैक्ट ध्यान रखना है कि कंडक्टिंग सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में जानेंगे, है ना, बट फिलहाल के लिए आपको इसको एज अ फैक्ट ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है दे डिसअपियर इनसाइड अ कंडक्टर, बिकॉज इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो अगेन एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है उसका कारण हम अभी थोड़ी देर बाद में जानेंगे। ऑल्दो वैसे हमें पता है कि कंडक्टर की जो परमिटिविटी है या कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इनफाइनाइट होता है, तो उसके अंदर दो चार्जेस के बीच में फोर्स भी जीरो होता है, और ऑब्वियसली फोर्स किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होनी चाहिए। बट इसका एक और एस्पेक्ट अपन देखेंगे कि क्यों कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होती है, बट इसको अभी एज अ फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने आपको ये कंडक्टिंग प्लेट दी है, मेटल से बनी हुई प्लेट दे दी, ठीक है ना, और ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। अकेला पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियल डायरेक्शन के अंदर फील्ड लाइंस बाहर निकलती, बट जैसे ही आप उसको इस प्लेट के पास में लेके आओगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी तो रेडियल डायरेक्शन में, बट फिर वो इस प्लेट से जब गुजरेंगी तो पक्का प्लेट के ऊपर वो कैसे इंसिडेंट होंगी, नॉर्मल इंसिडेंट होगी, परपेंडिकुलर। फिर प्लेट के अंदर वो गायब हो जाएंगी, प्लेट के अंदर वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर, एंड वापस से यहाँ से बाहर निकलने लगेगी। तो दोनों चीज़ों का आपका ध्यान रखना है कि एक तो मेटल सरफेस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपको परपेंडिकुलर इंसिडेंट करवाना है, परपेंडिकुलर बाहर निकलवाना है, और साथ ही साथ में
मेटल के अंदर आपकी फील्ड लाइंस जो है वो, कंडक्टर्स के अंदर फील्ड लाइंस जो है वो गायब हो जानी चाहिए। दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं हो रही होगी, इसका मतलब आपकी इनवैलिड फील्ड लाइंस हो जाएगी। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, तो ये आपने मेटल से बनी हुई एक कैविटी ली है। कैविटी का मतलब है कि कभी पूरा का पूरा मेटल से बना हुआ स्फीयर था, आपने अंदर से एक छोटा सा स्फीयर जो है वो बाहर निकाल लिया और उसके भी किसी एक पॉइंट पर आपने पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया। अब आपसे बोला गया है कि इस चार्ज की वजह से बनने वाली जो फील्ड लाइंस है वो ड्रॉ करो। तो आपको दोनों बातों का ख्याल रखना है कि फील्ड लाइंस जो है वो मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो जैसे ये वाली फील्ड लाइन देखो, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, अंदर गायब हो गई और वापस यहाँ से परपेंडिकुलर बाहर निकल रही है। इसको देखो, रेडियल डायरेक्शन में निकली थी बट जैसे ही सरफेस पर आई, सरफेस के परपेंडिकुलर हो गई और सरफेस से परपेंडिकुलर ही बाहर निकली। रेडियली बाहर निकली थी बट जैसे ही सरफेस की तरफ आई, परपेंडिकुलर हो गई और परपेंडिकुलर ही बाहर निकली। सरफेस पर आई, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई, परपेंडिकुलर ही बाहर निकली। तो आपको इन दोनों बातों का ख्याल रखना है। कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस गायब हो जानी चाहिए और कंडक्टर पर फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत 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 सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको 4 डायग्राम दे दिए जाएंगे फील्ड लाइन की, है ना, और पूछा जाएगा बताओ इनमें से वैलिड कौन सा है। तो पक्का किसी ना किसी डायग्राम में कोई ना कोई कमी होगी, या तो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होगी, है ना, या फिर फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बना रही होगी, या फिर फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर नहीं हो रही होगी, या फिर फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर के अंदर भी शो कर रखी होगी। तो ये 4 गलतियों में से कोई सी भी एक गलती आपको मिल जाएगी, आपका डायग्राम इनवैलिड हो जाएगा। कोई एक डायग्राम ऐसा होगा जिनमें ये चारों की चारों गलतियां नहीं होगी और वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, बहुत बार पूछे गए। तो आपको भी ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। जो हमारा डीएनए क्विज है इस चैप्टर, इस वीडियो का, उसके अंदर आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब वो डीएनए क्विज आपको कब मिलेगा, आप मेरे से पूछना चाहोगे, वो मिलेगा। मैं क्विजेस प्रिपेयर कर रहा हूँ, बेटर तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ। आपको धीरे धीरे क्विजेस भी मिलने लग जाएंगे, ठीक है ना, चिंता मत करना, मिलेंगे ज़रूर। हम मिरेकल सीरीज़ को जैसा मैंने सोचा है उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। मैंने सोचा था कि आपको 60 दिन के अंदर पूरा सिलेबस करवाया जाए, साथ ही साथ में सिलेबस के साथ साथ डीएनए सीरीज़ के अंदर प्रैक्टिस करवाई जाए। प्रैक्टिस वाला पार्ट अभी लैग कर रहा है, सिलेबस वाला पार्ट अभी सही चल रहा है, बट मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से दोनों चीज़ें कंप्लीट होगी। इनफैक्ट उसके बाद में और भी कुछ बहुत बड़ा होगा, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हो गई एक तरीके से, इन प्रॉपर्टीज़ को फील्ड लाइंस जो है वो फॉलो करती है, राइट। अब अपन बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी के बारे में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं अपन इसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो जब भी दो चीज़ें एक दूसरे को बिना टच करें एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है तो हमें फील्ड नाम के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हमें फील्ड लाइंस की ज़रूरत पड़ती है, ये आज हमने पढ़ा। और एक एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसको हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जहां जहां पर फील्ड का कॉन्सेप्ट होगा ना, वहां वहां पर फ्लक्स का भी कॉन्सेप्ट होगा। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ रहे हैं। कल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। कनेक्शन देखा करो ना कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई पूछे कि व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स बेसिकली है क्या? सो इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। तो आपने जो फील्ड लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो कोई भी एक एरिया रख दो और उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये तो एक तरीके से फ्लक्स का मतलब हो गया। बट फ्लक्स को मेजर कैसे करेंगे, एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करते हैं? सो फ्लक्स इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट, है ना, प्रॉपरली डिफाइन किया अपनों ने, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर ऑफ अ गिवन सरफेस। पहले तो जिन जिन को ये नहीं पता कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो थोड़े अपने दिमाग के स्क्रू जो है वो टाइट कर लो इस वीडियो के जरिए। याद रखो एरिया जो है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होती है। यू शुड रिमेंबर इट, राइट। नाउ मान लो ये हमारा कोई एरिया वेक्टर है, कोई छोटा सा एरिया है, वेरी स्मॉल एलिमेंट, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और मान लो इसके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है
वो क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा। तो इस छोटे से एरिया से पास होने वाला जो छोटा सा फ्लक्स होगा वो हो जाएगा ई डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो हम बेसिकली आइडिया ये है कि अगर हमारी सरफेस बहुत बड़ी है तो हो सकता है सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलग अलग हो। तो हमारा आइडिया ये है कि हम उस सरफेस को छोटे 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 एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। अब ये एलिमेंट इतने छोटे हैं कि इन एलिमेंट के हर पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप यूनिफॉर्म मान सकते हो। हर एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स निकालोगे जैसा हमने निकाला है यहाँ पर d5, और फिर आप सारे के सारे फ्लक्स को ऐड कर दोगे। अब क्योंकि एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, एडिशन आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप इंटीग्रेशन का सहारा भी ले सकते हो। तो अगर आपको किसी सरफेस से नेट फ्लक्स निकालना है तो आप ई डी एस कॉस थीटा इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो अलॉन्ग द सरफेस एंड दैट विल गिव यू द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। अगर सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तब तो आपको इंटीग्रेशन भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, सरफेस के हर पॉइंट पे अलग अलग है, तो फिर आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो अभी आपको एग्जैक्टली मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगा, आपको खुद पता पड़ जाएगा कि कहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना और कहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारे फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई। कोई पूछे फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, और आपने उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी एसआई यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट का कोई स्पेशल नाम नहीं रखा गया है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो वेबर होती है। वेबर जो होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है, वो कंप्लीटली डिफरेंट क्वांटिटी है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। और क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट का यूज किया है, स्केलर प्रोडक्ट का यूज किया, तो ऑब्वियसली हमारी फ्लक्स नाम की क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगी, राइट। इसीलिए तो हम इंटीग्रेशन के अंदर डायरेक्ट ऐड कर पा रहे हैं उसको। साथ ही साथ में डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का तब जीरो हो जाता है जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मान लो हमने जिस सरफेस के बारे में बात करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसके परपेंडिकुलर है तो फिर हमारा जो फ्लक्स होगा उस सरफेस से गुजरने वाला वो जीरो होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये आपका एक एरिया है ना, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और मैंने बोला कि मान लो फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल ऑब्वियसली आपको 90 डिग्री दिख गया होगा, तो पक्का आपका फ्लक्स जो होगा इस फील्ड की वजह से वो कितना होगा, जीरो होगा। सो वेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, इट्स फ्लक्स वुड बी जीरो, दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, राइट। यहाँ तक की बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने फ्लक्स को डिफाइन कर दिया। अब फ्लक्स देखो हमारे काम कैसे आएगा। भाई हमने किसी क्वांटिटी को डिफाइन किया तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई यूज़ होना चाहिए, ऐवे ही नहीं कि चलते फिरते आपने कोई क्वांटिटी डिफाइन कर दी। तो यूज़ क्या है उसका, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक है ना ऐसी रैंडम शेप वाली क्लोज्ड सरफेस लेंगे। कैसी सरफेस है ये, क्लोज्ड सरफेस है ना, बंद है, ठीक है। और हम इसके अंदर रख देंगे एक चार्ज, देखो ये चार्ज हमने रख दिया है यहाँ पर क्यू, और हम लोग कुलाम्स लॉ ऑलरेडी जानते हैं। कुलाम्स लॉ का मतलब ये है कि हम इस चार्ज की वजह से एग्जैक्टली इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किधर होगी, एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला है। इधर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किधर होगी, हम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। इधर कितनी होगी, किधर होगी, हम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूजिंग कुलाम्स लॉ वी कैन इजीली फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस क्लोज्ड सरफेस। सो हम हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हम हर पॉइंट पे जो छोटा सा स्मॉल एलिमेंट होगा एरिया का, उससे पास होने वाला फ्लक्स हम काउंट कर सकते हैं। और हम ये सारे के सारे जो छोटे छोटे एलिमेंट से गुजरने वाला फ्लक्स है, इनको ऐड करके जो नेट फ्लक्स हमारा पास होगा इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू, इस चार्ज की वजह से, हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा आइडिया है। हम देखते हैं कि देखिए क्या रिजल्ट आता है। हमें पता है दिक्कतें बहुत आएगी, हमें पता है कि हर पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग होगी, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग अलग होगी। तो ऑब्वियसली हमें जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत सारे वेरिएबल्स का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है हम वो इंटीग्रेशन कर ही ना पाएँ, है ना, हो सकता है हम वो इंटीग्रेशन कर ही ना पाएँ।
लेकिन देखते हैं, एक बार ट्राई तो करते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट, तो मैंने एक सैंपल यहाँ पर एलिमेंट लिया, ये देखो ये रहा, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है और एलिमेंट का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो इस पॉइंट पर जो हमने एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, है ना। ई को हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को मैंने डी एस कॉस थीटा के नीचे रख दिया। अब ये जो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, ये जो डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, जिससे हमें डर लग रहा था कि यार हमारी डिस्टेंस भी अलग अलग होगी हर पॉइंट की, एंगल भी अलग अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के अंदर, और एरिया वेक्टर का जो स्मॉल एलिमेंट लिया है वो इटसेल्फ डिफरेंशियल फॉर्म में है। तो हमारे 3 वेरिएबल होंगे, ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है और ये भी वेरी कर रहा है। तो हमें डर लग रहा था भाई साहब 3 वेरिएबल का इंटीग्रेशन तो नहीं कर पाएंगे, बट फॉर्चुनेटली इन तीनों वेरिएबल्स ने मिलकर जो ये रेशियो बनाया है ना, ये एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड इट इज नथिंग बट द सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय दिस स्मॉल एलिमेंट ऑन द पॉइंट चार्ज। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये जो पोर्शन है ना डायग्राम का, इसको मैंने देखो बड़ा करके बनाया है। तो ये हमारा एलिमेंट अब थोड़ा आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा चार्ज है। तो इस एलिमेंट के हर पॉइंट को जब आप इस चार्ज से ऐसे ज्वाइन करते चले जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको 3 डायमेंशनल एंगल बनता हुआ नजर आएगा, और वो जो 3 डायमेंशनल एंगल होता है ना, वो ही इस डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है। सॉलिड एंगल जो होता है ना, वो होता है एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया डिस्टेंस की डायरेक्शन में डी एस कॉस थीटा हो गया, उसको आपने आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो फॉर्चुनेटली जो 3 वेरिएबल्स के साथ हम डील कर रहे थे, उनको आप एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हो, एंड इट इज नथिंग बट सॉलिड एंगल मेड बाय डी एस ऑन क्यू। थैंक गॉड, हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये काम हो गया। तो नाउ हमारा अब जो ये छोटा सा फ्लक्स होगा वो हो जाएगा के टाइम्स क्यू टाइम्स डी ओमेगा। के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, अब हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो हमारा जो नेट फ्लक्स होगा थ्रू क्लोज्ड सरफेस वो हो जाएगा के को अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को तो क्यू ही रहने दिया, और इंटीग्रेशन, ये जो गोला लगाते हैं ना, ये क्लोज्ड सरफेस को इंडिकेट करता है कि हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो किसी क्लोज्ड बाउंड्री के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ डी ओमेगा। अब हमें इस सॉलिड एंगल के बारे में 2 चीजें पता है। हमें पता है कि एक क्लोज्ड सरफेस के द्वारा अंदर कोई भी पॉइंट के ऊपर बनाया गया टोटल सॉलिड एंगल जो होता है वो हमेशा 4 पाई स्टेरेडियंस के इक्वल होता है, और एक क्लोज्ड सरफेस के द्वारा बाहर कोई पॉइंट पर बनाया गया जो सॉलिड एंगल है वो हमेशा 0 होता है। तो अगर हमारा चार्ज बाहर होता तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती, यानी कि बाहर जो चार्ज होता उसका फ्लक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन जो होता वो 0 होता, और अगर हमारा चार्ज अंदर है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 4 पाई आ जाती है। और जैसे हम यहाँ पर 4 पाई रखेंगे, इसकी जगह जैसे 4 पाई रखेंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा जो फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 3 चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी हो गई। पहली बात तो ये, जो तो टिकटॉक नहीं, पहली बात तो ये कि जो फ्लक्स निकल के आया फाइनली, हम सोच रहे थे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड निकल के आएगा, हो सकता है हम निकाल भी पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, बट सरप्राइजिंगली हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन मिला हमें फ्लक्स का वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। क्या है? सिंपली चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें पता पड़ गया कि फ्लक्स के अंदर केवल और केवल सरफेस के अंदर वाले चार्ज ही कंट्रीब्यूट करेंगे, सरफेस के बाहर जो चार्जेस होंगे उनका कंट्रीब्यूशन 0 होगा। तो ये 3 बातें हमें पता पड़ गई, और इन तीनों बातों को ही क्या बोला जाता है? गाउस थ्योरम बोला जाता है। सो नाउ वी नो एग्जैक्टली अबाउट गॉस थ्योरम, वी हैव डिराइव्ड इट बाय आवरसेल्फ, राइट। तो हमें पता है कि जो नेट फ्लक्स होगा थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, it will only depend on charge enclosed by it and will always be given by phi is equals to enclosed charge divided by epsilon naught. हमें यह भी पता है कि this result will not depend on location and motion of charge
एज लॉन्ग एज इट इज इनसाइड द क्लोज सरफेस। भाई हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, वो कहां पर है, मोशन कर रहा है या स्टेशनरी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइज एंड शेप ऑफ द सरफेस एज लॉन्ग एज इट इज अ क्लोज सरफेस। भाई हमारी जो सरफेस है वो क्लोज्ड होनी चाहिए, वो किसी भी शेप की हो, किसी भी साइज की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड चार्जेस आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस, हमारी सरफेस के बाहर अगर बहुत सारे चार्जेस बैठे हैं तो उनका भी हमारे इस रिजल्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बाहर जो चार्जेस होते हैं उनका फ्लक्स के अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, स्पेशली फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, क्लोज्ड सरफेस जो होती है ना, उसके अंदर अगर मान लो फील्ड लाइंस एंटर कर रही होती है, ठीक है, तो एंटरिंग फ्लक्स जो होता है ना, जो एंटर कर रहा होता है उसको बाय कन्वेंशन हम नेगेटिव लिखते हैं, और जो बाहर निकल रही होती है फील्ड लाइंस, तो जो एग्जिटिंग फ्लक्स होता है आपका, उसको हम बाय कन्वेंशन क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। तो आप यूं भी पता लगा सकते हो कि अगर कोई चार्ज सपोज करो बाहर है तो उससे फील्ड लाइंस एंटर करेंगी और उतनी की उतनी ही फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। तो जितना फ्लक्स नेगेटिव होगा उतना का उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव होगा, आपका ओवरऑल फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अगर बाहर है तो चार्ज। तो ऐसे भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, एज अ फैक्ट ध्यान रखना है, इसको मैंने लिखा नहीं है, तो ये पॉइंट्स आप अपनी डायरी वगैरह जो भी नोट्स वगैरह बनाते हो उसमें लिख लिया करो, ठीक है, ठीक है। फाइनल जो नोट्स मैं डालूंगा ना ड्राइव पे या जहाँ पर भी, अब मेरे पास बहुत सारे नोट्स इकट्ठे हो गए और बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं, तो मैं एक बेटर प्लेस देख रहा हूँ जहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर ये नोट्स आपके साथ में शेयर किए जा सके। साथ ही साथ में नोट्स को मैं थोड़ा इंप्रूव भी कर रहा हूँ भाई, ऐसे तो मैं लिख लिखा के इनका कबाड़ा कर देता हूँ ना, थोड़ा सा इनको इंप्रूव करके बढ़िया तरीके से डालेंगे नोट्स, ठीक है। या फिर कई बच्चे डिमांड करेंगे कि सर एज इट इज़ डाल दो, हमें याद रहेगा कि आपने कब कौन सी चीज़ पढ़ाई थी, तो वो भी अपन कर देंगे, ठीक है। कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे हाथ में लग गई, एंड ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से हम बहुत सारे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हम विदाउट गॉस थ्योरम फाइंड आउट करने जाते, कुलाम्स लॉ की मदद से अगर हम फील्ड लाइन फाइंड आउट करते तो हम शायद नहीं कर पाते, क्योंकि हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन के साथ में डील करना पड़ता। यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है। भाई फ्लक्स का जो ओरिजिनल डेफिनेशन था उसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता था ना, यहाँ पे तो करना ही नहीं पड़ रहा ना। गॉस थ्योरम के अंदर तो डायरेक्ट पता पड़ गया कि फ्लक्स जो होगा एक सिंपल से रेशियो की फॉर्म में होगा, तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट स्किप करवा देता है हमारा गॉस थ्योरम। सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी मच यूजफुल। साथ ही साथ में गॉस थ्योरम के अंदर आज़ादी भी है, आप फ्लक्स कैसी भी शेप एंड साइज कैसे भी ले सकते हो क्लोज सरफेस की। तो आप अपनी तरफ से एक हाइपोथेटिकल सरफेस इमेजिन कर सकते हो जो कि सिमेट्रिकल हो अबाउट योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगेन आपको अगर इंटीग्रेशन करना भी पड़े तो वो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर आज़ादी है, तो ये बहुत यूजफुल एप्लीकेशन रखती है गॉस थ्योरम, बहुत मज़ेदार है, ठीक है ना। तो अपन इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। जैसे सबसे पहली एप्लीकेशन है कि हमें कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपका जो चार्ज है एक बहुत लंबी स्ट्रेट लाइन के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत लंबी इनफाइनाइट लेंथ की, इसको अपन बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको कभी भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में नेट चार्ज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो तो हमेशा इनफाइनाइट होगा। आपको चार्ज डेंसिटी दी जाती है जिसको अपन बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो इट इज़ नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ इनफाइनाइट है, तो उसके लिए कभी भी आपको नेट चार्ज नहीं दिया जाएगा, उसके लिए आपको चार्ज डेंसिटी दी जाएगी कि पर यूनिट लेंथ पर आपका कितना चार्ज है। अब आपको बोला गया है कि इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो। तो अब हम यहाँ पर गाउस थ्योरम का यूज करेंगे। हम लोग अपनी तरफ से एक हाइपोथेटिकल सिमेट्रिक अबाउट योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। तो देखो सबसे अच्छी गॉसियन सरफेस कौन सी होगी, तो हमें आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना, तो हम आर रेडियस वाला एक सिलेंडर इस वायर के चारों तरफ इमेजिन करेंगे। तो हमें एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस लेनी थी, हमने खुद अपनी तरफ से इमेजिन कर ली एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर जिसकी रेडियस खुद
उस डिस्टेंस के इक्वल है जिस डिस्टेंस पर आपका पॉइंट है जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। साथ ही साथ में उस सिलेंडर का जो एक्सिस है वो खुद आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इट इज प्रिटी सिमेट्रिक अबाउट योर गिवन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो नाउ अब ये जो क्लोज सरफेस है ना, इसके 3 पार्ट्स हैं। ऊपर वाला ढक्कन उसको हमने नाम दिया है सरफेस S1, नीचे वाला बेस उसको हमने नाम दिया है सरफेस S2, और फिर ये कर्व्ड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हमने नाम दिया है सरफेस S3। हमें पता है कि वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, और ढक्कन जो ऊपर वाला S1 वाला है उसका एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ S1। सिमिलरली S2 के साथ भी वही कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। सिमिलरली फॉर S2 ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो हमें पता पड़ गया कि जो S1 से गुजरने वाला फ्लक्स है और जो S2 से गुजरने वाला फ्लक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो पक्का ये वाला फ्लक्स भी जीरो होगा और ये वाला फ्लक्स भी जीरो होगा। तो केवल और केवल फ्लक्स हमारा कहां से गुजरेगा? S3 से। अब S3 का जो एरिया होता है वो होता है 2πrl, और आप नोटिस करो S3 का हर पॉइंट जो है वो वायर से सेम डिस्टेंस पर है, यानी कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर जो भी आप स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो आपको इवन डॉट प्रोडक्ट भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये डॉट प्रोडक्ट तो इसलिए हट गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से बाहर इसलिए आ गई क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, आप किसी भी पॉइंट की बात कर लो। तो केवल और केवल इंटीग्रेशन करना पड़ा आपको सरफेस की एरिया का, और सरफेस का टोटल एरिया कितना होता है? 2πrl। तो अब आपको पता पड़ गया कि बाय डेफिनेशन जो फ्लक्स की डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, अगर उसका उपयोग करके आप फ्लक्स निकालोगे पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, तो वो कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा 2πrl। तो यहां तो हमने फ्लक्स की डेफिनेशन यूज करी। अब हम निकालते हैं अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम हमारा फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है? एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखोगे कि इसका यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है वो हमारे सिलेंडर के अंदर आ गया, मतलब एल लेंथ वाला हिस्सा जो है वो हमारे सिलेंडर के अंदर एनक्लोज्ड है। पर यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है? लैम्डा। तो एल लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल। तो हमारा क्यू एनक्लोज जो होगा वो कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो हमारे फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपको फ्लक्स मिला 2πrl और यहां से आपको फ्लक्स मिला लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को आपस में एक दूसरे के इक्वल कर दो, ठीक है। तो E टाइम्स 2πrl को जब लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल रखोगे, एल से एल कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r, या फिर आप इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट जो बनेगा उसको k लिख देना, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r। जो खास बात यहाँ पे नोट करने लायक है वो है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के नहीं, डिस्टेंस की सिंगल पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। एक पॉइंट चार्ज जो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और एक लाइन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेरिएशन आपको ध्यान में रखना है, तीनों का अलग अलग वेरिएशन है, ठीक है। इस रिजल्ट के ऊपर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी मिल जाते हैं। इस रिजल्ट के ऊपर काफ़ी अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूले बेस्ड होंगे सारे के सारे, आपको ये फॉर्मूला उसके अंदर यूज़ करना होगा। दूसरी एप्लीकेशन, तो अब की बार हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, मतलब हमारा जो चार्ज है वो किसी सरफेस के ऊपर स्प्रेड होगा यूनिफॉर्मली। तो इसके हम 3 एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला है हमारा चार्ज्ड शीट। तो हमारी एक प्लेन शीट है जिसकी डायमेंशंस जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ है और इनफाइनाइट उसकी हाइट है। तो नेट चार्ज तो ऑब्वियसली आपको दिया नहीं जाएगा क्योंकि
इनफाइनाइट हो जाएगा, तो आपको दी जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको अपन नॉर्मली सिग्मा लिखते हैं। इट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया। इट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया. So for this kind of charge distribution you will be given surface charge density. It is called surface charge density, right? तो ये आपको दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इससे किसी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो. तो हमारा आइडिया वैसा ही रहेगा कि जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करिए, हम उस पॉइंट और गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट एक सिमेट्रिकल हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे. तो अगेन यहाँ पर हमारी जो गॉसियन सरफेस होगी वो सिलेंड्रिकल होगी, बट अब की बार हमें उसको इस तरीके से रखना है कि उसका आधा हिस्सा इधर की तरफ शीट के एक तरफ और आधा हिस्सा शीट के दूसरी तरफ हो. यानी कि शीट जो है वो हमारी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को क्या कर रही हो, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही हो. क्या फ़ायदा होगा अभी मैं बताऊंगा आपको. तो देखो इसके भी 3 पोर्शंस हो जाएंगे. ये वाला ढक्कन S1, ये वाला ढक्कन S2 और ये वाली कर्व्ड सरफेस S3. तो आप देखोगे S3 का तो कोई भी एलिमेंट आप उठाओगे तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी. तो ऑब्वियसली एरिया वेक्टर की भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी. तो S3 के लिए तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे. तो ऑब्वियसली S3 के लिए हमारा जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. बट बात करें S1 और S2 की, तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर जो होंगे वो सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे. सिमिलरली इधर भी एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर जो होंगे वो सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे. तो इस वजह से S1 और S2 से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो हम काउंट कर सकते हैं. तो हमारे फ्लक्स के 3 पोर्शन होंगे, S1 से गुजरने वाला, S2 से गुजरने वाला, S3 से गुजरने वाला. S3 से गुजरने वाला फ्लक्स पक्का कितना हो गया, 0 हो गया, ये हमें पता पड़ गया. अब बात करते हैं S1 और S2 की. आप नोटिस करो S1 का हर पॉइंट शीट से इक्वल डिस्टेंस पर है. तो ऑब्वियसली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट होगी. इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा एक दूसरे के पैरेलल है. किसी भी पॉइंट पर चले जाओ S1 और S2 के, तो आपको डॉट प्रोडक्ट भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तो आपका डॉट प्रोडक्ट हट गया क्योंकि E और DS पैरेलल है और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई इंटीग्रेशन से. तो केवल और केवल इंटीग्रेशन में कौन रह गया, DS, यानी कि टोटल सरफेस एरिया. और टोटल सरफेस एरिया हम एक बार के लिए ले लेते हैं S. तो हमारा जो फ्लक्स होगा S1 से गुजरने वाला वो कितना हो जाएगा, E मल्टीप्लाइड बाय S. मैंने आपको बताया था ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम हो, सेम डायरेक्शन के अंदर हो, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्ट एरिया से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया और S3 से गुजरने वाला फ्लक्स तो 0 हो ही गया. तो आपका नेट फ्लक्स जो होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2ES हो जाएगा. और अगर अपन गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो फ्लक्स होना चाहिए एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो वाला जो पोर्शन है, मतलब वो ही एरिया जो हमारे दोनों S1 और S2 ढक्कन वाला एरिया है, वो ही हमारा एनक्लोज चार्ज का एरिया है. हमें चार्ज डेंसिटी पता है सिग्मा, तो सिग्मा को हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो चार्ज पता पड़ जाएगा जो कि इस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है. तो सिग्मा इंटू एस हमारा वो चार्ज हो जाएगा. तो हमारे फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो डेफिनेशन से फ्लक्स मिला 2ES और गॉस थ्योरम से फ्लक्स मिला सिग्मा इंटू एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. दोनों को जब आप एक दूसरे के इक्वल करोगे, 2ES को सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रखोगे, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी आपकी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. एक बहुत खास बात यहाँ पर आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल और केवल चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती. सो दिस इज वेरी रिमार्केबल. पॉइंट चार्ज की वजह से डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, डाइपोल की वजह से डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, लाइन ऑफ चार्ज की वजह से डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, और अब हमने केस देखा यहाँ पर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं करती. मज़ेदार केस, ठीक है. तो ये हो गया हमारा चार्ज शीट. ये फॉर्मूला भी आपके काम आएगा और न्यूमेरिकल्स के अंदर डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा, ठीक है ना. सेकेंड केस देखते हैं. इसमें हम एक कंडक्टिंग शीट ले रहे हैं.
इसमें हम क्या ले रहे हैं, एक कंडक्टिंग शीट ले रहे हैं। अब कंडक्टिंग शीट जो होती है ना, उसके ऊपर जो भी एक्सेस चार्ज आप रखोगे उसका क्या हश्र होगा वो देखना। देखो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है ना, इट इज फ्री टू मूव। तो जो भी एक्सेस चार्ज रखोगे इट इज फ्री टू मूव। अब मान लो आपने 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेस के अंदर रख दिए, है ना, आपने तो इकट्ठे रखे थे भाई, कोई कंडक्टर है उसके ऊपर आपने 10 इलेक्ट्रॉन रख दिया, आपने तो एक ही जगह रखे थे। अब इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद हैं, वो उस कंडक्टर की सरफेस पर मूव कर सकते हैं, और ऑब्वियसली 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ तो रहेंगे नहीं, हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से जो एक्सेस चार्ज आपने रखा है वो एक दूसरे से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर फैल सकते हैं उतनी ज़्यादा डिस्टेंस पर फैलने की कोशिश करेंगे। या आप यूं कह सकते हो कि जो आपने इकट्ठा एक्सेस चार्ज रखा है कंडक्टर के ऊपर, वो उसकी थ्रू आउट सरफेस यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। थ्रू आउट सरफेस यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, यानी कि कंडक्टर के अंदर कभी भी एक्सेस चार्ज जो आपको है वो हमेशा जीरो मिलेगा। हमेशा जो एक्सेस चार्ज आपने रखा है वो आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा। बाय बिकॉज चार्ज इज फ्री टू मूव इनसाइड अ कंडक्टर, एंड इफ यू विल कीप एन एक्सेस चार्ज वट एवर मे बी इट, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट विल स्प्रेड अक्रॉस द सरफेस ड्यू टू इट्स ओन रिपल्शन। तो जब आप एक कंडक्टिंग शीट के बारे में बात करते हो, भले ही उसकी थिकनेस बहुत कम हो, बट स्टिल उसके दो फेसेस होंगे, फ्रंट एंड रियर। तो जो भी आप एक्सेस चार्ज रखोगे वो फ्रंट वाले फेस पर आ जाएगा या फिर रियर वाले फेसेस पर आ जाएगा। बाकी जो फेसेस बनते हैं वो हमने थिकनेस बहुत कम लिया तो उनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो एक कंडक्टिंग शीट को बेसिकली आप दो नॉन कंडक्टिंग शीट्स के कॉम्बिनेशन की तरह भी देख सकते हो। अब आपने देखा था कि नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपकी दो नॉन कंडक्टिंग शीट्स हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो और गॉस थ्योरम का यूज करके भी निकाल सकते हो। तो मैंने गॉस थ्योरम वाला तरीका बताया यहाँ पर, ठीक है ना, बाकी मैंने आपको भी बता ही दिया। तो सिमिलर है बिल्कुल, हमने वही सिलेंड्रिकल सरफेस ली है ना, वही उसके 3 पोर्शन है S1, S2, S3। वही S3 से गुजरने वाला फ्लक्स 0 है, S1 से गुजरने वाला E टाइम्स S, S2 से गुजरने वाला E टाइम्स F। यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस है कि अब इसके अंदर 2 कटआउट्स होंगे, मतलब 2 एनक्लोज चार्जेस होंगे, फ्रंट फेस पर भी होगा और रियर फेस पर भी होगा। तो हमारा जो एनक्लोज चार्ज होगा ना वो आपकी बार ट्वाइस ऑफ सिग्मा टाइम्स S हो जाएगा। तो अगर आप इसको इसके इक्वल रखोगे तो ट्वाइस ऑफ ई इंटू एस को ट्वाइस ऑफ सिग्मा इंटू एस के इक्वल रखा, 2 से 2 कट गया, एस से एस कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आपकी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। एक कंडक्टिंग शीट को आप 2 नॉन कंडक्टिंग शीट के कॉम्बिनेशन की तरह अगर आप इमेजिन कर लो तो भी आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, है ना, और गॉस थ्योरम के थ्रू भी ये रिजल्ट मिल जाएगा। आपको मैंने दोनों ही बता दिए, आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थर्ड केस के बारे में, एंड दिस इज अ कंडक्टिंग स्फीयर और यू कैन से अ कंडक्टिंग शेल और अ नॉन कंडक्टिंग शेल। कहने का मतलब ये है कि स्फेरिकल बॉडी है और आप जो भी एक्सिस चार्ज रख रहे हो वो उसकी केवल और केवल आउटर स्फेरिकल सरफेस जो है उसके ऊपर स्प्रेड हो रखा है। तो अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस, ठीक है। सो यहां पर हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम देखेंगे कि बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, फिर हम देखेंगे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और फिर हम देखेंगे अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये जो ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है ना, और जो पॉजिटिव चार्जेस मैंने शो किए हैं, ये आपका एक कंडक्टिंग स्फेयर है या फिर कह लो स्फेरिकल शेल है। दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर होगा, ठीक है। अब मुझे इसकी रेडियस से थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस पर, देख रहे हो, R इज ग्रेटर देन R, इतनी डिस्टेंस के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, मतलब बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। तो मैंने क्या करा,
इस पॉइंट के चारों तरफ इस तरीके से एक स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर हाइपोथेटिकली इमेजिन कर ली। ये हाइपोथेटिकल स्फेरिकल सरफेस जो मैंने इमेजिन करी है, इसकी रेडियस खुद उस डिस्टेंस के बराबर है जो कि सेंटर से हमारे पॉइंट की डिस्टेंस है। साथ ही साथ में ये कॉन्सेंट्रिक है, मतलब जो हमारी स्फेरिकल बॉडी है उसी का सेंटर और हमारी गॉसियन सरफेस का सेंटर जो है वो ए की जगह है। दिख भी रहा होगा आपको डायग्राम के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा लेने से फायदा क्या होगा, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, मतलब आपको डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो ई और डी एस को। और क्योंकि आपने जो सरफेस ली है वो सिमेट्रिकल है, सेंटर से उसके हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। तो आपने जो गॉसियन सरफेस ली है उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। डायरेक्शन सेम होने का मतलब है हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यही आपने किया। तो अगर हम आउटसाइड वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हमारी गॉसियन सरफेस है GS1, ये वाली, इसका नाम मैंने GS1 रखा है। तो हमारा जो एनक्लोज चार्ज होगा, तो आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा स्फेयर ही इसके अंदर आ गया, तो हमारा एनक्लोज चार्ज, नेट चार्ज जो हमें दिया हुआ है वही हमारा एनक्लोज चार्ज होगा। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आपको नेट चार्ज दिया जा सकता है या आपको चार्ज डेंसिटी दी जा सकती है। तो आप चार्ज डेंसिटी को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। या तो डायरेक्ट नेट चार्ज दे दिया जाएगा या फिर आपको चार्ज डेंसिटी दे दी जाएगी। तो चार्ज डेंसिटी अगर दे दी जाती है और आपको नेट चार्ज चाहिए तो आप 4πr² से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो हमारे E डॉट डी एस की वैल्यू होनी चाहिए, तो मैंने अभी अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, एरिया जो होगा उससे डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गॉसियन सरफेस का एरिया है 4πr²। तो हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्लक्स आएगा E टाइम्स 4πr²। और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा फ्लक्स आएगा टोटल एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी Q/4πε0r², यानी कि K टाइम्स Q/r²। अगर आप चाहो तो सिग्मा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, सिग्मा टाइम्स कैपिटल R² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R² आएगा। कहाँ से आया, मैंने इस Q की जगह क्या रख दिया, 4πr² टाइम्स सिग्मा रख दिया, डायरेक्ट ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आप तो कोई सा भी एक याद रख लेना, मैंने आपको Q को सिग्मा में और सिग्मा को Q में कन्वर्ट करना सिखा दिया है। तो कोई भी एक की फॉर्म में फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यार आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए आपका जो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट एक पॉइंट चार्ज से मैच कर रहा है। यानी कि अगर आपका एक Q अमाउंट का पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखा हुआ होता तो उसकी वजह से भी इस गिवन पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही होती जितनी हमारी इस स्फेरिकल बॉडी की वजह से है। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी जो स्फेरिकल बॉडी है वो आउटसाइड जो पॉइंट्स होते हैं उनके लिए एक इफेक्टिवली पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। ऐसा लगता है कि जैसे उनका सारा का सारा चार्ज सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड है, क्योंकि फॉर्मूला भी हमारा सेम है। इनफैक्ट पॉइंट चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाले पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, हमेशा सेंटर से लेनी है, ये ध्यान रखना। सरफेस की अगर बात करेंगे तो सरफेस पर हमारा जो स्मॉल r है उसको हम कैपिटल R के इक्वल रख देंगे। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा आइदर KQ/r² या सिग्मा की फॉर्म में लिखते हो तो σ/ε0। ध्यान दो, कंडक्टिंग शीट की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई थी सरफेस पर या सरफेस के आसपास वाले पॉइंट्स पर, वो σ/ε0 थी। और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही है वो कितनी है, σ/ε0 है। पैटर्न पकड़ो, आप देख रहे हो कि कंडक्टर भले किसी भी शेप का हो, प्लेन शीट की शेप का हो या स्फेरिकल बॉडी की शेप का हो, उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होती है, σ/ε0 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे हाथ में लग गया। और अगर अपन अंदर वाले पॉइंट्स की बात करें, मतलब इस पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस में इमेजिन करूंगा इसमें Q इन की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तो कहाँ रह गया, बाहर रह गया। तो हमारी गॉसियन सरफेस हो जाएगी GS2, मैंने इसका नाम GS2 रखा है। हमारा एनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट डी एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए।
तो मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि हमें बाद में जाके पता चलेगा कि क्यों कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो अब आपको कारण पता पड़ गया कि कंडक्टर्स के अंदर नेट एक्सिस चार्ज जो होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब कोई भी अगर हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस आप अंदर इमेजिन करोगे तो एनक्लोज चार्ज जीरो होगा। इसका मतलब अंदर वाले पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। सो नाउ यू नो व्हाट इज द मैटर, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, सरफेस पर मैक्सिमम होती है और सरफेस के बाहर डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से। सो दिस इज वेरी रिमार्केबल रिजल्ट, राइट। तो कंडक्टर के बारे में बहुत सारी चीजें हमारी इकट्ठी होती जा रही है, तो एक बार उनको अपन इकट्ठा कर लेते हैं। कंडक्टर्स के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ बातें हैं जो कि हमारी इकट्ठी हो चुकी है, उनको एक साथ पढ़ लेते हैं। सो नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सो फार फॉर कंडक्टर्स, हम बाद में भी इकट्ठा करेंगे बट अभी तक जो पॉइंट्स हमारे साथ में इकट्ठे हो चुके हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता पड़ गया कि कंडक्टर्स हैव चार्जेस ओनली स्प्रेड ओवर देयर सरफेस, नॉट इनसाइड देयर वॉल्यूम। मैंने कारण ऑलरेडी आपको बता दिया। नेट एक्सिस चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, दैट्स वाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर विल ऑल्सो बी जीरो, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्या हो जाती है, वैनिश, गायब हो जाती है। अब आपको कारण पता चल चुका है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल एंड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर अ कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा नॉर्मल होगी। इसका कारण हमें और बाद में पता चलेगा, इसको भी थोड़ा सा एज अ फैक्ट ध्यान रखो, बट उसकी वैल्यू हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो हाथ में आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल के बारे में। सो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ और चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम। तो हमारा एक स्फेरिकल नॉन कंडक्टिंग बॉडी, नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि अब जो एक्सेस चार्ज आप भरोगे इसके अंदर वो भरा ही रह जाएगा, वो स्प्रेड नहीं होगा सरफेस के ऊपर, जैसा हमने कंडक्टर के केस में देखा था। तो हमारी एक नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, तो हमारी एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी है विच इज चार्ज्ड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स वॉल्यूम। उसके अंदर वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। आप बोलोगे सर क्यों, बाहर वाले पॉइंट पर क्यों नहीं करनी, सरफेस पर क्यों नहीं करनी? क्योंकि बाहर वाले पॉइंट पर और सरफेस पर आप खुद भी कर सकते हो। गॉसियन सरफेस इमेजिन करना, जैसा हमने कंडक्टिंग स्फीयर के केस में करी थी। आपका जो नेट एनक्लोज चार्ज हो जाएगा वो टोटल चार्ज के इक्वल हो जाएगा। ऑब्वियसली आपका रिजल्ट KQ/R² आएगा, यानी कि ऑब्वियसली एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी आउटसाइड जो पॉइंट्स होते हैं उनके लिए एग्जैक्टली एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, जैसे उसका सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पर एक पॉइंट की फॉर्म में रखा हुआ हो। तो वो पार्ट जो है वो मैं स्किप कर रहा हूँ, वो आप आसानी से खुद से कर सकते हो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये थोड़ा सा हमारे लिए इंटरेस्टिंग हुआ। तो मान लो मुझे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, डायग्राम में भी दिख रहा होगा। तो मैं एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करूंगा, ठीक है। तो ये मेरी गॉसियन सरफेस हो गई, कैसी है, कॉन्सेंट्रिक टू माई बॉडी एंड हैविंग रेडियस स्मॉल r। अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज भरा हुआ होगा वो मुझे निकालना होगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एनक्लोज चार्ज इनसाइड और गॉसियन सरफेस। तो कितना हो जाएगा, तो हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, ठीक है। इस केस में हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। तो ये हमें गिवन है। अब देखो, तो हमें पता है कि हमारी चार्ज डेंसिटी है रो, पर यूनिट वॉल्यूम का चार्ज कितना है रो, और हमें कितने वॉल्यूम का फाइंड आउट करना है, इस वाले छोटे वाले वॉल्यूम का। छोटा वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r3, है ना। अगर आप चाहो तो नेट चार्ज की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप रो की जगह लिख सकते हो Q/4/3 पाई कैपिटल R3। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप नेट चार्ज की फॉर्म में भी रिजल्ट लिख सकते हो Q टाइम्स स्मॉल r3 डिवाइडेड बाय कैपिटल R3। दोनों फॉर्म में ध्यान रखना है, एनक्लोज चार्ज इतना होगा इतना होगा। वैसे एक याद रख लो, दूसरे में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना।
अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो हमारी फ्लक्स की वैल्यू होगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप डायरेक्ट एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो इस सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा 4πr²। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्यू इन जो है वो अभी अभी आपने निकाला था डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखोगे 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका r² से r³ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ρr डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोचो आज तक हमने जितने भी केसेस देखे थे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, सिंगल पावर के, डबल पावर के, क्यूब के, बट थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनफैक्ट हमने जो शीट का एग्जांपल देखा था उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं कर रही थी, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहली बार हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये पहली बार हम देख रहे हैं फॉर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहां से हमें एग्जैक्टली पता पड़ गया कि एक कंडक्टिंग स्फीयर और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर वाला जो पोर्शन होता है, मतलब रेडियस से कम वाला जो पोर्शन होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जबकि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, बढ़ते 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 सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगी और फिर उसके बाद में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो बाहर और सरफेस का रिजल्ट तो सेम है, अंदर वाला जो रिजल्ट है वो अलग अलग बनाता है एक कंडक्टिंग स्फीयर को और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों ये कुछ एप्लीकेशंस थी गॉस थ्योरम की, ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए भी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज हमने फाउंडेशन गॉस थ्योरम की, फ्लक्स की, फील्ड लाइंस की। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं इनके ऊपर और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का फायदा और नुकसान दोनों होता है। नुकसान ये होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑफन कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आज का लेक्चर देखने के बाद में आपको कंफ्यूजन तो 100% नहीं होगा, गारंटी है मेरी। तो आपको फिर फायदा ही होने वाला है। फायदा क्या होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का कि वो बहुत कम टाइम कंज्यूम करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, तुरंत आपको पता होगा, सारे के सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए, आप तुरंत टिक करके आगे निकल लोगे। यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये आपको बताना है कमेंट्स के अंदर। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, अब यहाँ तक पहुँच चुके हो तो ठीक है, और लोगों के साथ में शेयर करनी है मिरेकल सीरीज़। अगर आपको सच में इसका फ़ायदा हो रहा है तो औरों को भी इसका फ़ायदा पहुँचाओ। मैं मिलता हूँ हमारी मिरेकल सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।